सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो आंसर होगा 130वें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की, जिसको जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और ये वर्ष 2023 के लिए जारी हुआ है। और इसमें भारत की रैंक 130 बताई जा रही है। 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर है। स्कोर की अगर बात करते हैं, भारत का स्कोर क्या है, तो 0.685 स्कोर के साथ भारत इसमें 130वें स्थान पर है। या आप यूं भी कह सकते हो, इस स्कोर के साथ भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। और 130 रैंक पे ही बांग्लादेश भी है, मतलब दो देश हैं, भारत और बांग्लादेश, दोनों की रैंक 130 है। अच्छा, इस रैंकिंग के 3 आधार हैं: साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है? आइसलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, और सबसे लास्ट में 193 नंबर पर है साउथ सुडान। अच्छा, थीम भी है इसकी, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। पसंद का मामला, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। थीम भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही इसी के साथ जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को भी जारी किया है। तो उसमें अगर बात करें भारत की रैंक क्या है, तो 102 भारत की रैंक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, स्थापना होती है 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका, और हेड है एक्मिस्ट। अब इंडेक्स वाला प्रश्न हो गया, रैंकिंग वाला प्रश्न हो गया। चलो 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। टॉप पर ब्राजील है, भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। अभी पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात रहा। उसके अलावा अभी 7वीं बार जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पर चाड है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यूक्रेन है, दूसरे स्थान पर भारत है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर की रिपोर्ट आई थी, उसका नाम है ट्रेडर्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी सन 2000 से 2023 में भारत दूसरे स्थान पर है, टॉप पर नाइजीरिया हो गया। अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत 36 पे है, टॉप पे अमेरिका है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी हमने देखा, भारत 151 पर है और टॉप पर नॉर्वे है। तो ये 2025 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करवा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो इसको। क्या है प्रश्न कि अभी केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 11,098.81 किलोमीटर। अच्छा, हमारे केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है, शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और अभी इन्होंने भारतीय तट रेखा को लेकर के नए आंकड़े, नए डेटा जारी किए हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि हमारी जो कोस्टल लाइन है, जो तट रेखा है, वो बढ़ गई है। कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो 47.6% बढ़ गई है। ये 1970 में लास्ट टाइम कैलकुलेट की गई थी, तो ये कितनी थी? 7,516.6 किलोमीटर। और अभी 2023-24 में जब इसको फिर से कैलकुलेट किया गया, तो ये निकल के आती है 11,098.81 किलोमीटर। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो गया? तो 47.6% इंक्रीमेंट हो गया। परसेंटेज में देखोगे, नंबर में देखोगे तो माइनस कर देंगे, तो आप देखोगे कि 3,537 किलोमीटर बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है,
इसके अलावा पूरी लिस्ट में आपके सामने रख देता हूं, आप देख सकते हो। जो भी समुद्र से लगने वाले जो राज्य हैं उनकी जो तट रेखा है उसमें भी बदलाव हो गया है। जैसे आप देखोगे भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य कहलाता है गुजरात, अभी इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी हो गई है? 2340.62 किलोमीटर। उसी तरह से आप ये देखो अंडमान निकोबार की कितनी है? 3083.50 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में एक डाउट हो सकता है, अभी मैंने आपसे बोला कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। लेकिन यहाँ डेटा में देख करके आपको लग रहा होगा कि आंसर तो अंडमान निकोबार आना चाहिए। तो यही डाउट मुझे क्लियर करना है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ भी चुका है। प्रश्न ऐसे आया था कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की सबसे लंबी तटीय रेखा है, और उसमें ऑप्शन में गुजरात भी दिया गया, आप देख सकते हो, और अंडमान निकोबार भी दिया गया है। तो फिर आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार, अगर वो क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरी भी लिख रहा है तो। लेकिन केवल वो राज्य लिख रहा है, स्टेट लिख रहा है, तो अंडमान निकोबार स्टेट नहीं है। तो फिर उस केस में स्टेट में अगर बात करेंगे तो गुजरात आंसर होगा। बात आपको समझ में आ रही है? और देखो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर राज्यों में अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पे गुजरात हो गया, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु हो गया, तीसरे पे आंध्र प्रदेश हो गया। इसमें भी बदलाव हुआ है। इसमें दूसरे स्थान पे पहले आंध्र प्रदेश था, फिर तमिलनाडु था, लेकिन अभी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से आगे निकल गया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में बात करते हैं तो टॉप पर अंडमान निकोबार हो गया। और राज्यों में अगर देखोगे तो सबसे कम बढ़ोतरी हुई है गोवा में। कितनी? गोवा की 193 किलोमीटर। जिसमें से 2-3 पॉइंट आप डायरेक्ट याद रखना, जैसे कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस में देखने को मिली है? गुजरात राज्य में। पहले कितनी थी? 1214 किलोमीटर थी, अभी लगभग डबल हो गई है, 2340 किलोमीटर हो गई है। और वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसमें बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि डिक्रीमेंट है? तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। 4.9 किलोमीटर कम हो गई है यहाँ की तटीय रेखा। और वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है? तो पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। 357% बढ़ गई है यहाँ पे। पहले 157 किलोमीटर थी, अभी 721 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो तो मैंने आपको बोल करके बता दिए हैं, बाकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये तटीय रेखा कैसे बढ़ गई है, तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे कि किनारों का क्षरण हुआ, टूट गए, तो ऐसे उबड़ खाबड़ वाले हो गए। तो इस कारण से अगर हम तटीय रेखा अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले सीधी ले रहे थे, अब जैसे ऐसे हो गए, क्षरण होकर के ऐसे हो गए, तो लेंथ बढ़ गई है। और दूसरा कारण, उस समय हमारे पास इतने एक्यूरेट एपरेटस नहीं थे, इतनी एक्यूरेट डिवाइसेस नहीं थी कि हम बिल्कुल एक्यूरेट जो रेखा है उनको कैलकुलेट कर सके, लेकिन आज के टाइम पे है। तो ये 2-3 मुख्य कारण है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR शुरू किया है? तो आंसर होगा मालदीव। HADR का मतलब हो गया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ, अभी 4 मई को शुरू हुआ, 10 मई तक चलेगा। ये एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है। मतलब अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें कैसे बचाव व खोज अभियान चलाना है, चिकित्सा सहायता, रसद सहायता कैसे पहुंचानी है, उसी के लिए ये अभ्यास हुआ है। कहां पर? मालदीव में। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस शारदा ने हिस्सा लिया है। अच्छा, वैसे मालदीव के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? एक्यूबेरिन अभ्यास करते हैं, एक था अभ्यास करते हैं, एक दोस्ती अभ्यास भी करते हैं, लेकिन उसमें भारत मालदीव के अलावा श्रीलंका भी होता है। और मालदीव की कैपिटल होती है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट हो गए मोहम्मद मुइज़्ज़ू। अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, चलो 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी है वो सारी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी थी डेविल स्ट्राइक, भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुई। ला पेरोस अभ्यास, फ्रांस ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास से बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। कहाँ पे हुआ? मलक्का, सुंडा, लोम्बेक, जलडमरू मध्य स्ट्रेट में। एक्यूबेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रॉपिक्स अभ्यास भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ, हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में।
विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना वायुसेना के बीच में हुआ पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास 5वां संस्करण हुआ, इंडोनेशिया ने आयोजन किया, इंडोनेशिया बाली में ही, और भारत ने भी हिस्सा लिया। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में आयोजन हुआ बेट द्वारका गुजरात में। उसके अलावा सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका ने इसका आयोजन किया पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर, भारत ने हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास 12वां संस्करण हुआ भारत किर्गिस्तान के बीच में, बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास 6ठा संस्करण हुआ भारत जापान के बीच में, जापान में। 21वें अभ्यास पहली बार हुआ नेवल एक्सरसाइज है भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हिंद महासागर में, भारत और तंजानिया ने मिलकर आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास तीनों सेनाओं ने, हमारी तीनों सेनाओं ने आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनक्योज अभ्यास, इसका आयोजन ग्रीस में किया गया, ग्रीस ने किया, भारत ने भी हिस्सा लिया। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्टलिक अभ्यास 6ठा संस्करण हुआ भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास 10वां संस्करण हुआ, यूएई ने आयोजन किया, यूएई में, भारत ने भी हिस्सा लिया। और टैलिस्मैन साब्रे अभ्यास 11वां संस्करण हुआ और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। 2025 के ये सभी एक्सरसाइजेज है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल में। तो अभी केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है, 6 और 7 मई को ये मनाया गया। और इसे केरल के त्रिशूर में किस मंदिर में मनाया जाता है? तो वडक्कुनाथ मंदिर में, ये भी आप ध्यान में रखना। इसी तरह से केरल में मकर विलक्कु त्योहार भी मनाया जाता है, वो किस मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में। ठीक है, उत्सव वाला प्रश्न है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव जो अभी हमने मनाए वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन ये त्रिशूरपुरम वाला जरूर याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर बात करें, जदिया स्वामी फेस्टिवल अभी तमिलनाडु में मनाया गया था बड़गा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट का आयोजन अभी 3रा संस्करण हुआ था नई दिल्ली में। और शिग्मो उत्सव गोवा में 15 दिन तक चला। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव होता है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। विशु त्योहार केरल में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा और गरिया पूजा उत्सव ये भी होता है त्रिपुरा में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आज मैं आपको बता दूं, देखो सभी स्टूडेंट्स को, आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी आपको दिख सकता है क्योंकि आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जो रिवीजन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इस वीडियो को लेंदी कर देगा, लेकिन वो जरूरी है। क्लास का कभी लेंदी होना या शॉर्ट होना या जो भी इसका टाइम होता है, वैसे मेरी कोशिश रहती है 30 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर अंदर रहे, उसके आसपास रहे। लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस कैसे हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसी के अनुसार उसका रिवीजन भी मेरे को लेना पड़ता है। तो सारा खेल डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। क्वेश्चंस अच्छे होंगे तो थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है, थोड़ा सा वक्त रिवीजन, उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वही मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज कराए 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको रिवाइज करवा दिए, रैंकिंग करवा दी, तो इस कारण से। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी, इन्होंने उड़ीसा के पुरी के साथ किस एक अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा कोटा। तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, और आप कह सकते हो ये हमारे सबसे युवा मंत्री भी हैं। और अभी इन्होंने ही 2 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का क्या मतलब हो गया कि बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनेगा, 0 लेवल से हम एयरपोर्ट बनाएंगे, यहां पर पहले कुछ नहीं था। ठीक है, इसी तरह से एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट भी होता है, मतलब वहां पे पहले से ऑलरेडी एक एयरपोर्ट था, हो सकता है वो खराब अवस्था में हो, टूटा फूटा हो, तो वहां पे हम उसकी मरम्मत करेंगे, उसको रेनोवेट करके एक नया एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसे हम ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहेंगे। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मतलब कुछ भी नहीं है, 0 लेवल से हम वहां पे एक एयरपोर्ट खड़ा कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से अब ये 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक तो कोटा राजस्थान में बनेगा और एक उड़ीसा के पुरी में बनेगा। इसको अभी मंजूरी मिल चुकी है, ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए उड़ान योजना सरकार ने कब शुरू की थी? उड़ान योजना मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक योजना। तो इसको याद रखना, 2017 में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और मोपा एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा गोवा में, इसका नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट हो गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में मिलेगा। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर होती है, लेकिन अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बंगलुरु में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। और पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे हो गया। तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर की स्थापना किनके बीच की जा रही है? तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश और राजस्थान, मतलब 2 राज्यों के बीच में बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे, ये देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर होगा जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है। एरिया में एक बात करेंगे तो ये 17,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला होगा, जिसमें से राजस्थान में इसका एरिया होगा 6,500 किलोमीटर स्क्वायर का और मध्य प्रदेश में इसका एरिया होगा 10,500 किलोमीटर स्क्वायर का। राजस्थान में ये कवर करेगा मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है उसको, और मध्य प्रदेश में ये कवर करेगा कुनो नेशनल पार्क को। इन दोनों को मिला करके ये एक अंतरराज्य चीता कॉरिडोर बनेगा और ये इस तरह का देश का पहला होगा अंतरराज्य चीता कॉरिडोर। मतलब 2 राज्यों को मिला करके एक चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये इस तरह का देश में पहला होगा। कहने का मतलब ये हो गया। तो इस कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? चीतों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र विचरण प्रदान करना। अच्छा, चीतों से याद रखना, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि अभी भारत में जल्दी हम प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना से 8 चीते लेकर के आएंगे भारत में। और भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त जानवर घोषित कर दिया था और अब बोत्सवाना से लेकर के आएंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते ला चुके हैं, जिनको हमने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। अब जो बोत्सवाना से लेकर के आएंगे उनको कहां पे छोड़ेंगे? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में। अच्छा, चीता प्रोजेक्ट भारत सरकार ने कब शुरू किया था ऑफिशियली? याद रखना, 2022 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है? तो आंसर होगा वॉशिंगटन पोस्ट को। तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसे कौन देता है? अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। ये पुरस्कार पत्रकारिता, कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इस बार 23 कैटेगरीज में श्रेणियों में ये दिया गया और इनमें ही ब्रेकिंग न्यूज कैटेगरी में ये अवार्ड वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक घटना हुई थी। कहाँ पे? पेंसिल्वानिया में। पेंसिल्वानिया एक स्थान है, वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो किसी ने उनपे गोली चलाई थी और वो गोली उनके कान के पास से निकल गई थी। ये आप सबको पता है। तो उस इंसिडेंट के तत्काल और व्यापक कवरेज के लिए अभी इस पुरस्कार के लिए चुना गया किसे? वॉशिंगटन पोस्ट को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए। ये तो हो गया पुलित्जर पुरस्कार। अगर मैं पूछूं प्रित्जकर पुरस्कार अभी किसे दिया गया? 2025 में हमने पढ़ा था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बाकी देखो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं। अगर पूछे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड मिला नितिन कामत को, ज़ेरोधा के संस्थापक है। बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दिया कुमारी को। और प्रित्जकर पुरस्कार, चलो ये मैंने अभी आपसे पूछा और ये यहाँ पे आ भी गया। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला। ये चाइना के वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार मिला डॉक्टर सुबोर्नो बोस को। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जयशाह को मिला। स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड जयशाह को ही मिला।
आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जयश्री वेंकटेशन। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को मिला था। हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती को मिला, नॉर्वे सरकार ने दिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को मिला है प्रवाह और सारथी पोर्टल के लिए। रामनाथ गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पहली बार 2006 में मिला था। ठीक है, तो ये सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कौन सा देश 2025 में 7वें क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, मतलब क्वाड समिट को होस्ट कौन करेगा इस साल? तो भारत करेगा, भारत आंसर होगा। याद रखना इस साल 2025 में क्वाड समिट को भारत होस्ट करेगा। और कौन सा संस्करण होगा? 7वां संस्करण। क्वाड की बात करें, 4 देश इसमें शामिल होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और एक्चुअली में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, वे ही क्वाड के प्रस्तावक थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह का हमें संगठन बनाना चाहिए। और क्वाड औपचारिक रूप से 2007 में यह अस्तित्व में आया था। 2024 पिछले साल जो इसकी 6वीं बैठक हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। इस बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, याद रखना। और क्वाड देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है जिसको क्या कहते हैं? मालाबार अभ्यास। चलो इसी तरह से कुछ और मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर हम बात करते हैं G7 समिट जो पिछले साल हुआ 2024 में, वो इटली में हुआ था। G20 समिट 2024 वाला ब्राजील में हुआ था, लेकिन अब 2025 में ये कौन होस्ट कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका आंसर होगा। उसी तरह से ब्रिक्स समिट 2024 में होस्ट किया था रशिया ने, और 2025 में होस्ट कर रहा है ब्राजील। और क्वाड समिट हमने देख लिया, 2024 वाला अमेरिका में हुआ, 2025 वाला भारत में होगा। कोप 29 का आयोजन 2024 में जो हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। और अगर बात करें कोप 30 का आयोजन 2025 में, ये होगा ब्राजील में। और उससे पहले 2023 में कोप 28 हुआ था यूएई में। आसियान समिट को होस्ट किया था 2024 में लाओस ने। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ये 2024 में हुआ था कजाकिस्तान में। और नाटो समिट 2024 में ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। और अभी ये जो 2025 में जो 6ठा बिम्स्टेक समिट हुआ, ये कहाँ पे हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। और अगले 2 सालों के लिए इसे होस्ट करेगा कौन? बांग्लादेश। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स समिट जो अभी मई में हुआ, भारत में पहली बार हुआ। ये भारत में भी कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 7 मई को। तो हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1996 में। उद्देश्य है स्कूल और कॉलेज स्तर पर छात्रों को ट्रैक और फील्ड खेल से जोड़ना। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 1912 में, और हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है, ये भी याद रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, चलो एक बार देख लेते हैं मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए। चलो आज एक काम करते हैं, आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं करवाता हूँ। अभी तक जो भी 2-5 इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं 1 मई से, वो सारे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि हर बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो आज आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपको कितने याद हो गए, बताइए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, इसके बारे में तो आप सबको पता है कि अभी पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए अभी पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किए गए हमले को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको पता है अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में अभी 6 और 7 मई की रात्रि को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया, और इस हमले को हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना। इसका मकसद पाकिस्तान पर हमला करना नहीं था, उनकी सेना से लड़ना नहीं था, आतंकवादियों को मारना था। हाँ, अगर वो आतंकवादी पाकिस्तानी है तो उनको मारना इसका मकसद था। तो इसमें हमारी सेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, और इसके लिए हमने राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। राफेल जिसे हमने फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से लिया था, ये आज जाकर के काम आए हैं, आज पैसा वसूल हुआ। और इसमें हमारे भारतीय विमानों ने हमारी जो सीमा है उसको पार नहीं किया, हमारी सीमा में रहते हुए हमने उनके ठिकानों को समाप्त कर दिया। और इसके लिए आप देखोगे हमने
कुछ हथियार जो इस्तेमाल किए वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, हैमर बम का इस्तेमाल किया, लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया, राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। जैसे ये स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात करें या इसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहते हैं, इसकी रेंज होती है 250 से 400 किलोमीटर। इसे कठोर बंकरों और प्रमुख बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह से हैमर बम होता है, हैमर मतलब होता है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसे फ्रांस की साफरन कंपनी ने बनाया है। हर मौसम में हवा से जमीन पर मार करने वाला यह हथियार है। ये मजबूत टैंकों को, मजबूत कोई बिल्डिंग हो, बंकर हो, उसको नष्ट कर सकता है। रेंज होती है 15 से 20 किलोमीटर। और एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इसे कामिकेज ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इसका भी हमने यहाँ पे इसमें इस्तेमाल किया। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे हमने 9 ठिकानों पे, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें से ये 5 आतंकवादी ठिकाने पीओके में थे और 4 ठिकाने पाकिस्तान में थे। और ये जो आतंकवादी ठिकाने थे ये मुख्य रूप से जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के थे। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर क्यों? इन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हमारी कई बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए, क्योंकि आपको पता है केवल पुरुषों को मारा गया था, तो वहां पे जो शादीशुदा जोड़े थे उनका सिंदूर उजाड़ दिया उन्होंने। तो उसी सिंदूर ने अब इनके ठिकानों को उजाड़ दिया, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर। तो हमें प्राउड होना चाहिए हमारी भारतीय सेना पे। जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, लाइक नहीं करा हो तो। बाकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज तैयार हो गई है। 2 दिन से क्विज नहीं चल पा रही थी क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो एक्सपायर हो गया, समाप्त हो गया था, तो फिर से उसे रिन्यू करना पड़ता है, तो इस कारण से टाइम लगा। तो क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह मिल जाती है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी 14वीं बार सुदीरमन कप का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर हो गया यहाँ पे चाइना ने। अच्छा, एक करेक्शन यहाँ पे हमें करना है कि इस बार ये सुदीरमन कप का कौन सा एडिशन हुआ, तो मैंने आपको 18वां लिखा दिया था, तो आंसर इसका 19वां होगा। 19वां एडिशन अभी हुआ था और 14वीं बार इसको चाइना ने जीत लिया है, ये करेक्ट आप कर लेंगे। 19वां एडिशन करना है। अगला देखते हैं। फिर पूछा था अगले में कि अभी पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। फिर पूछा देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, छत्तीसगढ़। फिर पूछा 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा, हैदराबाद। और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया प्रकाश मगदुम को। 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी, कोझिकोड। फिर पूछा था भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी की प्रवाह को रोक दिया, ये बांध किस नदी पर है, चेनाब नदी। अभी मई 2025 में पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया, 7वां। और आखिरी प्रश्न पूछा था यमन देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, सलीम सालेह बिन ब्रेक को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन से स्थान पे रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।